नमस्कार स्टूडेंट्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने कर ली। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद नेक्स्ट अब है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। पहले हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी करेंगे, बाद में फिर हम लिगेंड फील्ड की उसकी बात करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड या लिगेंड फील्ड दोनों को देखिए, एक बार कंपेयर करें। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। देखो, एक है सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जिसपे नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोवाइड एम्प्टी डी ऑर्बिटल। जो डी ऑर्बिटल या कोई भी हम कहें एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा सेंट्रल एटम। और एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करने का मतलब इट एक्ट एज ए एक्सेप्टर का काम करेगा। और एक्सेप्टर का काम करने का मतलब लेविस एसिड। एक्सेप्टर का काम करेगा सेंट्रल एटम। एक्सेप्टर का काम करने का मतलब हुआ इट एक्ट एज ए लेविस एसिड। सेंट्रल एटम पे अगर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है जब तो अलग बात है, अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अगर पॉजिटिव नहीं भी है या जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है तो भी एम्प्टी ऑर्बिटल तो सेंट्रल एटम को बॉन्डिंग के लिए प्रोवाइड करना ही है, क्योंकि डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है। एक्सेप्टर का काम करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज या एक्सेप्टर को हम बोलते हैं लेविस एसिड। लिगेंड नॉर्मली नेगेटिव वाले होंगे, लेकिन चाहे पॉजिटिव वाला हो चाहे लोन पेयर हो। अगर पॉजिटिव वाला लिगेंड पे है तो डोनेट तो पेयर होगा, यानी इट प्रोवाइड लोन पेयर। चाहे कैटायनिक लिगेंड हो, चाहे एनायनिक लिगेंड हो, चाहे न्यूट्रल लिगेंड हो, वो लोन पेयर तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। और जब वो लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, लोन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन रीचर माने कि इलेक्ट्रॉन डोनर, और इलेक्ट्रॉन डोनर का होता लेविस बेस। तो ड्यूरिंग दैट बॉन्ड फॉर्मेशन सेंट्रल एटम एक्ट एज एक्सेप्टर एंड लिगेंड एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि सेंट्रल एटम एक्ट एज ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। सेंट्रल एटम एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का काम कर रहा है, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ना हो फिर भी वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर का काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी पॉजिटिव कंसीडर होता है दूसरे के कंपैरिजन में। और जो लिगेंड है, लिगेंड एक्ट एज ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज। चाहे वो न्यूट्रल लिगेंड भी है लाइक अमोनिया, तो भी उसका जो लोन पेयर है वो नेगेटिव का बिहेवियर करता है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लोब होती है वो। इलेक्ट्रॉन रीचर लोब इज नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर इज पॉजिटिव। जैसे किसी आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल होते हैं, एक पॉजिटिव सेंटर होता है, एक नेगेटिव सेंटर होता है। ऐसे यहाँ भी कह रहा है कि क्रिस्टल की तरह से फील्ड क्रिएट हो गया। कैटायन एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का बिहेव कर रहा है और एनायन एक नेगेटिव चार्ज का बिहेव कर रहा है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज, जो पॉइंट चार्ज हो गए, अब होता क्या है, जब सेंट्रल एटम के पास लिगेंड आता है, किस लिए आता है? टू डोनेट द लोन पेयर। व्हेन ए लिगेंड अप्रोच टू द सेंट्रल एटम, लिगेंड जब सेंट्रल एटम के पास अप्रोच करेगा, किस लिए अप्रोच करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिए। तो इसके जो n-1d में जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो लोन पेयर है, वो दोनों में रिपल्सन होगी। n-1d इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर ऑफ द लिगेंड रिपेल टू ईच अदर। और जब ये रिपल्सन होगी तो जो d ऑर्बिटल है उसकी डीजनरेसी लॉस हो जाएगी। इस बात को समझना है। ये बात समझ में आ गई तो
ये थ्योरी कंप्लीट है। पहले तो डी की हमारे पास 5 ऑर्बिटल है, पांचों की पहले आप शेप देखिए, 3 तो उनमें से इस तरह की शेप में है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। अच्छा, ये एक्स वाई का मतलब एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, वाई जेड का मतलब वाई और जेड के बीच में, जेड एक्स का मतलब जेड और एक्स के बीच में, और जेड स्क्वायर का मतलब ऑन द जेड एक्सिस। और एक है आपका एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल है डी के, डी एक्स वाई बिटवीन द एक्स एंड वाई एक्सिस, डी वाई जेड बिटवीन द वाई एंड जेड एक्सिस, डी जेड एक्स बिटवीन द जेड एंड एक्सिस, जेड और एक्स एक्सिस, जेड के ऊपर एक्स और वाई के ऊपर। इन 3 को आप एक कैटेगरी में ले सकते हो। Here the electron density is maximum between the axis। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पे मैक्सिमम है? बिटवीन द एक्सिस, एक्स वाई के बीच में या वाई जेड के बीच में या जेड एक्स। इजी बात है, समझनी है बस। और ये जो 2 ऑर्बिटल है, here the electron density is maximum on the axis। Electron density is maximum on the axis। अब होता क्या है देखिए, जब ये डी के 5 ऑर्बिटल है, फ्री है, कोई लिगेंड इनके पास नहीं है, तो हम क्रिस्टल ग्रिड थ्योरी के पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट तो कह रहा है सेंट्रल एटम एक्ट एज ए पॉइंट पॉजिटिव चार्ज and ligand act as a point negative charge। सेंट्रल एटम पॉइंट पॉजिटिव चार्ज का काम कर रहा है और लिगेंड पॉइंट नेगेटिव चार्ज का काम कर रहा है। when ligand approach to central atom to make dative bond। जब लिगेंड जाएगा सेंट्रल एटम के पास डेटिव बॉन्ड बनाने के लिए, लिगेंड डोनेट कर रहा है, सेंट्रल एटम एक्सेप्ट कर रहा है, देन रिपल्सन between n-1d orbital of central atom and lone pair of ligand। lone pair of ligand repel each other। क्या करते हैं? वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट रिपल्सन इज नॉट सिमेट्रिकल। जो रिपल्सन है वो सिमेट्रिकल नहीं है, बट रिपल्सन इज नॉट सिमेट्रिकल। रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, कौन कौन? n-1d इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम एंड लोन पेयर ऑफ लिगेंड। लेकिन वो रिपल्सन सभी के लिए बराबर नहीं है।
और बराबर रिपल्सन ना होने की वजह से, बिकॉज इट इज नॉट सिमेट्रिकल, इट इज मोर टू दोज ऑर्बिटल, it is more to those orbital which are close to ligand. So n minus 1d orbital of central atom lost its degeneracy. डीजनरेसी का मतलब पहले उन सभी की एनर्जी बराबर थी, अब वो अपनी डीजनरेसी लॉस कर देगा। दिस इज कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको हम, दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। इसको क्या बोलते हैं हम, स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। द अमाउंट ऑफ स्प्लिटिंग depend upon the nature of central atom and ligand। ये स्प्लिटिंग तक का मटेरियल अगर आपको समझ में आ जाए, उसके बाद में then ligand use empty available orbital for bonding। बस आगे की कहानी फिर जो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स पे हो जाएगी। देखो क्या हो रहा है, पहले तो आपको समझ में आए कि भाई डी ऑर्बिटल की शेप और पोजीशन क्या है। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन 5 में से 3 ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस ज्यादा है, बिटवीन द एक्सिस, और 2 ऐसे हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस ज्यादा है। अब ये है मान लिया सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम है, और ये है लिगेंड। लिगेंड को अपना लोन पेयर देना है, सेंट्रल एटम को अपना एम्प्टी ऑर्बिटल यूज करना है, और सेंट्रल एटम अपना एम्प्टी ऑर्बिटल यूज कर सकता है n-1d भी और nd भी s और p के अलावा। और ये हमने ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन में किया हुआ है कि ट्रांजिशन एलिमेंट है पार्शियली फील्ड n-1d ऑर्बिटल इन एलिमेंटल और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके n-1d में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, 3d सीरीज का है तो 3d में, 4d सीरीज का है तो 4d में, 5d सीरीज का है तो 5d में। इसके n-1d के इलेक्ट्रॉन है जितने भी है, d1 है, d2 है, d3, d5, d6, d9 जो भी है, और ये लिगेंड। अभी देखो, अभी लिगेंड इसके फील्ड में है ही नहीं, दूर है, फ्री आयन है। थ्योरेटिकली कह रहे हैं हम, प्रैक्टिकली तो फ्री होता ही नहीं है कभी। फ्री है ये आयन, फ्री है। फ्री है तो जो डी के जो 5 ऑर्बिटल है, डी के 5 की एनर्जी बराबर है। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब ऑर्बिटल हैविंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, 5 की एनर्जी सेम है। अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ध्यान से देखिए इसको। इसके पास इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, n-1d में। लिगेंड के पास लोन पेयर है, ये आ रहा है इसके पास, किस लिए आ रहा है, डेल्टी बॉन्ड बनाने के लिए। करेगा क्या, अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, ये खाली ऑर्बिटल देगा, आ रहा है। जब ये इसके पास आया, इसका लोन पेयर, लिगेंड का लोन पेयर और सेंट्रल एटम का n-1d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, उनमें रिपल्सन हो गई। When ligand approach to the central atom, then repulsion between n-1d electron of central atom and lone pair of
लिगेंड रिपेल टू ईच अदर, ये रिपेल्सन कर रहे हैं, और जब रिपल्सन करेंगे तो ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ेगी। अब अगर ये सभी को बराबर रिपल्सन करते तो सभी की एनर्जी बराबर बढ़ती। मान लिया ये आ रहा है इधर से, इसको रिपेल कर रहा है, डी के 5 ऑर्बिटल थे, पांचों की एनर्जी बढ़ गई, तो पांचों पहले भी डिजनरेट थे, एनर्जी बढ़ने के बाद भी डिजनरेट, क्योंकि पांचों की एनर्जी थी पहले बराबर, अब पांचों की बराबर बढ़ गई तो पांचों की फिर इक्वल एनर्जी, तो फिर तो स्प्लिटिंग नहीं हुई, डिजनरेसी लॉस नहीं हुई, एनर्जी तो बढ़ गई लेकिन स्प्लिटिंग नहीं हुई। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब लिगेंड इसके पास आ रहा है तो लिगेंड का जो फील्ड है वो सिमेट्रिकल फील्ड नहीं है। डी के पांचों ऑर्बिटल को लिगेंड इक्वल अप्रोच नहीं कर रहा है, किसी के तो ज्यादा नजदीक आ जाएगा और किसी से रहेगा दूर, तो रिपल्सन तो सभी को होगी, जिसपे दूर है उसको भी रिपल्सन होगी लेकिन कम रिपल्सन होगी, और जिसके क्लोज है वहां रिपल्सन ज्यादा होगी, तो रिपल्सन दोनों में होगी, बट द ऑर्बिटल व्हिच इज क्लोज टू द लिगेंड फील मोर रिपल्सन and the orbital which is slightly far from the ligand feel less repulsion। कुल मिला के बात ये हुई, जब लिगेंड सेंट्रल एटम के पास आएगा तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन लिगेंड के जो ऑर्बिटल पास में थे उनकी ज्यादा बढ़ेगी, जो दूर थे उनकी कम बढ़ेगी, एनर्जी सभी की बढ़ेगी लेकिन बराबर नहीं बढ़ेगी, और जिसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ी उस भाई किसकी ज्यादा बढ़ी, जिसकी रिपल्सन ज्यादा हुई, कम बढ़ी किसकी कम बढ़ी, जिसमें रिपल्सन कम हुई, बढ़ी सभी की, लेकिन नेट बात ये हुई कि डिजनरेसी लॉस हो गई, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। पहले स्प्लिटिंग पैटर्न समझिए, ये थ्योरी के पॉइंट है कि भाई जो लिगेंड है वो पॉइंट नेगेटिव चार्ज का काम कर रहा है, और जो सेंट्रल एटम है वो पॉइंट पॉजिटिव का काम कर रहा है। डी के 5 ऑर्बिटल है, पांचों में कैसे स्प्लिटिंग होती है, पहले मैं कह देता हूं कि व्हेन आयन इज, ये है मान लिया पांचों की एनर्जी बराबर है, कौन से 5 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी के 5 ऑर्बिटल है और पांचों की एनर्जी बराबर है। When ion is free, all of they have equal amount of energy, सभी की एनर्जी बराबर है। अब क्या होगा, पांचों की एनर्जी बराबर होगी। अब मान लेते हैं एक बार थ्योरेटिकली कि इन सिमेट्रिकल फील्ड एनायन या लिगेंड, लिगेंड का सिमेट्रिकल फील्ड है, तो पांचों की एनर्जी बढ़ेगी और मान लिया बराबर बढ़ेगी, तो कोई डिजनरेसी लॉस नहीं होती अगर ऐसा होता तो। पांचों की एनर्जी बढ़ी लेकिन पांचों की एनर्जी इक्वल अमाउंट में बढ़ी, पांचों की इक्वल अमाउंट में एनर्जी बढ़ गई, लेकिन ऐसा होता नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि सभी जगह लिगेंड की अप्रोच सेम नहीं होते। तो क्या होगा, देखो मान लेते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, मान लिया फील्ड कैसा है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल ही होती है, एक्स वाई जेड, 6 लिगेंड होंगे, 2 होंगे एक्स एक्सिस में, 2 होंगे वाई एक्सिस में और 2 होंगे जेड एक्सिस। 6 लिगेंड है, 2 एक्स एक्सिस में, 2 वाई एक्सिस में, 2 जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में 2-2 लिगेंड है। तो यहां पे क्या हो रहा है, लिगेंड ऑन द एक्सिस तो ज्यादा आ रहा है। भाई देखो
एक्स वाई जेड किस एंगल पे है, 90 के एंगल पे है। और अगर कोऑर्डिनेशन में 6 लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो भी वो एंगल कितने का है, 90 का। तो एंगल भी 90 का लिगेंड के बीच में, एक लिगेंड यहाँ है तो दूसरा लिगेंड यहाँ है, लिगेंड एक यहाँ है, दूसरा लिगेंड यहाँ है। तो ऑर्बिटल एक तो ऑन द एक्सिस लिगेंड है, लिगेंड और ऑर्बिटल दोनों को कंपेयर करो। ऑर्बिटल कहाँ है, 3 ऑर्बिटल तो वो हैं जो बिटवीन द एक्सिस है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। और 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जहाँ ऑन द एक्सिस है, यहाँ पे, यहाँ पे। अब लिगेंड को देखो, अगर 6 लिगेंड है, अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो लिगेंड कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो लिगेंड कहाँ है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में लिगेंड है ऑन द एक्सिस 90 डिग्री पे, ऑन द एक्सिस में 90 डिग्री पे। तो लिगेंड और एक्सिस दोनों ही 90 डिग्री पे है। लिगेंड भी आपस में और जो एक्स वाई जेड एक्सिस भी 90 में। इसका मतलब ये हुआ कि लिगेंड ऑन द एक्सिस तो ज्यादा अप्रोच करेगा और बिटवीन द एक्सिस कम अप्रोच करेगा। यानी कि अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, 6 लिगेंड है, तो लिगेंड जो ऑन द एक्सिस ऑर्बिटल है एक्स वाई और जेड, उनके तो ज्यादा नजदीक पहुंचेगा और जो बिटवीन द एक्सिस है उनके कम नजदीक पहुंचेगा। तो जिनके ज्यादा नजदीक पहुंचेगा वो ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे और कम नजदीक पहुंचेगा वो कम रिपल्सन फील करेंगे। तो पांचों की रिपल्सन बराबर नहीं होगी। पांचों की रिपल्सन बराबर क्यों नहीं होगी? क्योंकि पांचों में एनर्जी, पांचों की जो रिपल्सन बराबर क्यों नहीं होगी? क्योंकि पांचों के पास जो अप्रोच है वो सेम नहीं है। इन 5 में से 2 के ज्यादा क्लोज पहुंचेगा जो ऑन द एक्सिस है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। 3 के पास लिगेंड कम पहुंचेगा जो थोड़ा दूर है। तो क्या होगा इसमें, ये तो एवरेज एनर्जी है, ये दो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनके पास, इनमें ज्यादा रिपल्सन होगी। और ये जो 3 है डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी जेड एक्स, यहां कम रिपल्सन होगी। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, यहां रिपल्सन कम होगी, यहां रिपल्सन ज्यादा होगी। ये समझ में आ गई ना बात? लिगेंड जा रहा है सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम के n-1d ऑर्बिटल और लिगेंड का लोन पेयर रिपल्सन कर रहे हैं। जब वो रिपल्सन कर रहे हैं तो बराबर रिपल्सन नहीं कर रहे हैं, इसलिए सभी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर नहीं बढ़ रही है। जो बिटवीन द एक्सिस है वहां एनर्जी रिपल्सन कम हो रही है, ऑन द एक्सिस में ज्यादा रिपल्सन हो रही है। तो एनर्जी तो सभी की बढ़ी, जहां कम रिपल्सन है उनकी भी बढ़ी लेकिन उनकी कम बढ़ी, और जहां ज्यादा रिपल्सन हुई उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ी। कुल मिला के ये बात हुई कि ये जो डी ऑर्बिटल जो डी जनरेट था लिगेंड के आने से, इसकी डी जनरेसी लॉस हो गई। इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। डी के ये जो 5 ऑर्बिटल थे, अब इन 5 की एनर्जी बराबर नहीं है, स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल बोलते हैं इसको। अब ये जो 5 डी जनरेट ऑर्बिटल थे, इनके 2 एनर्जी सेट बन गए, एक बन गया T2g सेट और एक बन गया EG, T2g और EG। T2g ये G हम ले रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए, और E का मतलब होता है डबल डी जनरेट, और T2 का मतलब होता है ट्रिपल डी जनरेट। T2 और E, G ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से लेते हैं। कुल मिला के 2 की एनर्जी ज्यादा है, 3 की कम है। पहले के हिसाब से तो सभी की ज्यादा है, ये तो हमने वैसे लिया था हाइपोथेटिकल, इनका एवरेज। अब जैसे मान लिया ये जो एनर्जी गैप है, एक बार हम ये जो एनर्जी गैप हुआ इसको मान लेते हैं DQ, DQ 10 DQ कह देते हैं इसको,
10 DQ एक कांस्टेंट वैल्यू है ये लिगेंड पेयर कईयों पे डिपेंड करेगा, वो बाद में करेंगे, विच आर द फैक्टर ऑन विच दैट स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको, ये डेल इसको कह दिया हमने 10 DQ 10 DQ। इनका अगर हम एवरेज निकालें दोनों का, ये मान लिया एवरेज आ गया, इन दोनों की एनर्जी ऊपर उतनी है नीचे उतनी, तो अगर इस 10 DQ को हम 3:2 रेशियो में बांटे, क्योंकि ऊपर 2 है नीचे 3 है, तो 3:2 रेशियो में बांटे तो 6 और 4 आ गए। 3 ऑर्बिटल की तो एवरेज से कम होगी और 2 की एवरेज से ज्यादा होगी, तो रेशियो क्या हो गया 3:2, तो 10 को 3:2 रेशियो बांटोगे क्या आएगा 6:4। इसका मतलब इस ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी ज्यादा होगी 6 DQ ज्यादा होगी एवरेज से, और इसकी 4 DQ कम हो गई एवरेज से। 6 DQ ज्यादा हो गई एवरेज से, यहां 4 DQ कम हो गई एवरेज से। 6 DQ ज्यादा होने का मतलब हुआ एक ऑर्बिटल की 6 DQ ज्यादा हो गई तो 2 की 12 DQ ज्यादा हो गई, और एक ऑर्बिटल की 4 DQ कम होगी तो 3 की 12 DQ कम हो गई एवरेज। ये DQ एक एनर्जी फैक्टर है, कांस्टेंट है, वो डिपेंड करेगा कई बातों पे, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यहां मेन बात यह है कि ये स्प्लिटिंग हो गई, और इस स्प्लिटिंग एनर्जी को अगर हम एवरेज एनर्जी से कंपेयर करें तो एक ऑर्बिटल की T2G वाला जो सेट है, जिसको हम T2G सेट कह रहे हैं, उसकी एक ऑर्बिटल की एवरेज से 4 DQ कम हो गई, और जो एवरेज से ऊपर है उसकी 6 DQ ज्यादा हो गई। कुल मिला के एनर्जी का स्प्लिटिंग हो गया। ये स्प्लिटिंग क्यों हुआ है इसका भी फायदा है, उसकी बात अभी करेंगे। इससे भी स्टेबिलिटी आएगी। इससे स्टेबिलिटी कैसे आएगी वो देखिए भाई, मान लिया ये स्प्लिटिंग होगी, अब अगर कोई D1 है, एवरेज ये थी, अगर स्प्लिटिंग नहीं होती तो ये एवरेज होती, सभी जगह बराबर आता, तो अब क्या हुआ, ये एवरेज से 4 DQ कम और वो एवरेज से 6 DQ ज्यादा। अब मान लिया अगर स्प्लिटिंग नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन यहां जाता, लेकिन अब स्प्लिटिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, तो स्प्लिटिंग होने से अब जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जा रहा है उसकी एनर्जी 4 DQ कम है, तो इस स्प्लिटिंग की वजह से 4 DQ स्टेबलाइज हो गया। ये जो स्टेबलाइज हो गया इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन टेक प्लेस ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। पहले स्प्लिटिंग का मतलब समझ गए, फिर से बता रहा हूं एक बार। सेंट्रल एटम अपना खाली d ऑर्बिटल यूज कर रहा है, लिगेंड अपना लोन पेयर यूज कर रहा है। जब लिगेंड अपना लोन पेयर सेंट्रल एटम को देने जाता है तो सेंट्रल एटम के n-1d ऑर्बिटल में और लिगेंड के लोन पेयर में रिपल्सन की वजह से सेंट्रल एटम के d ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। अगर सभी ऑर्बिटल में बराबर रिपल्सन होगी तो एनर्जी बढ़े भी बराबर, लेकिन सभी ऑर्बिटल में बराबर रिपल्सन नहीं हो पाती है। जो लिगेंड ऑर्बिटल के ज्यादा क्लोज चला जाता है उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा बढ़ती है, जो थोड़ा दूर रह जाता है उसकी कम बढ़ती है। और इस अनसिमेट्रिकल फील्ड से, एसिमेट्रिकल फील्ड से, डिससिमेट्रिकल फील्ड से सिमेट्री लॉस हो जाती है। ये जो सिमेट्री लॉस हो गई इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग इन d ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि d के कितने ऑर्बिटल है, यानी d के कौन कौन सी ऑर्बिटल है, और लिगेंड का फील्ड कैसा है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, ऑक्टाहेड्रल है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि सबसे ज्यादा एग्जांपल ऑक्टाहेड्रल के, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, तीन तो हैं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 6 लिगेंड है 90-90 के एंगल पे,
और एक्सिस भी 3 एक्सिस है, 90 90 के एंगल पे। एक एक्सिस में 2 लिगेंड, तो ऑर्बिटल भी 90 पे, एक्सिस भी 90 पे। तो वो ऑर्बिटल जो ऑन द एक्सिस है वहां रिपल्सन ज्यादा हो जाती है एज कंपैरिजन टू बिटवीन द एक्सिस। तो बिटवीन द एक्सिस वाले को कम रिपल्सन फील करते हैं, ऑन द एक्सिस वाले ज्यादा रिपल्सन फील करते हैं। ये इसकी एनर्जी एवरेज से ज्यादा हो जाती है, इसकी कम हो जाती है। इसको बोलते हैं इजी, इसको बोल देते हैं T2 से, T2 से इजी और T2 से। इसको बोलते हैं हमने स्प्लिटिंग। ये हो गया स्प्लिटिंग। इस स्प्लिटिंग गैप को हमने कह दिया डेल, डेल, और इसको हम कह रहे हैं 10 dq। 10 तो हमने ये ऑर्बिटल है, इस हिसाब से हमने 10 ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 dq फैक्टर ले लिया। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 dq आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 10 dq कर दिया हमने। उस 10 dq का अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज से 6 dq ऊपर, तो 2 ऑर्बिटल के लिए 12 dq हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन के लिए 24 dq हो गया। नीचे 3 ऑर्बिटल, तो एक के लिए 4 dq हो गया, तो 12 dq नीचे हो गया। एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं करेंगे तो 24 dq। कुल मिला के एक एवरेज निकाल लिया, और हमने कह दिया कि भाई 3 ऑर्बिटल तो ऐसे हैं जिनकी एवरेज से कम बढ़ी सभी की, लेकिन एवरेज से कम, और 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एवरेज से ज्यादा एनर्जी बढ़ी, लेकिन एनर्जी बढ़ गई, बढ़ी सभी की है। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे कॉम्प्लेक्स हमें तुम्हें नहीं, कंपाउंड को क्या फायदा हुआ? कंपाउंड को यह फायदा हुआ कि इस स्प्लिटिंग की वजह से अब इसमें स्टेबिलिटी आएगी। अब जैसे मान लिया कोई D1 है, D0 है तो कोई चक्कर ही नहीं है, D0 है तो कहीं इलेक्ट्रॉन जाना ही नहीं था, नो स्प्लिटिंग। वैसे भी सिंपल सी बात है, D0 है जब D में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो रिपल्सन किसके साथ होगी? नो स्प्लिटिंग। D1 है, अब D1 है तो कहां जाए? कम एनर्जी वाले में जाएगा, तो यहां जाएगा। तो अगर स्प्लिटिंग नहीं होता तो यहां जाता, स्प्लिटिंग हो रहा है तो यहां जा रहा है। तो स्प्लिटिंग की वजह से 4 dq स्टेबलाइज हो रहा है। स्प्लिटिंग की वजह से 4 dq कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जा रहा है। D2 होता तो, D3 होता तो 12 dq स्टेबलाइज हो जाता। ये तीनों इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग नहीं होता तो यहां आते, अब यहां से 12 dq कम में है, तो ये 12 dq क्या होगी? क्रिस्टल की फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी। स्प्लिटिंग की वजह से मॉलिक्यूल्स इतना स्टेबलाइज हो गया, इसलिए स्प्लिटिंग हो रही है, टू स्टेबलाइज द मॉलिक्यूल्स। अब D4 के पास पॉसिबिलिटी है, 2 ऑप्शन है, 2, या तो जाए ऊपर या पेयर अप हो। अगर ये गैप ज्यादा है तो पेयर अप हो जाए, गैप कम है तो ऊपर चला जाए, वो आगे बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के स्प्लिटिंग हो गई। तो दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ D ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग ये होगी। सिमेट्रिकल फील्ड में ये थ्योरेटिकल है, ये किसमें है? ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल फील्ड ये किसमें है? सिमेट्रिकल फील्ड। सिमेट्रिकल का मतलब वैसे हाइपोथेटिकल है सिमेट्रिकल। अच्छा, अगर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रा हो, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रा, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रा का मतलब इलोंगेटेड, इलोंगेटेड, अगर इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल है, इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रा, इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रा का मतलब हुआ कि देखो 3 एक्सिस है, एक्स वाई जेड। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा में क्या होता है? तीनों एक्सिस पे 6 की 6 लेंथ बराबर होती है।
एक्स एक्सिस पे भी उतना ही क्लोज है लिगेंड, वाई एक्सिस पे भी उतना ही क्लोज है, जेड एक्सिस पे भी उतना ही क्लोज है। ये बात होती है परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा में। लेकिन अगर इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रा का मतलब हुआ एक एक्सिस के लिगेंड को हमने थोड़ा दूर कर दिया, और वो वैसे तो तीनों में से कोई भी ले लो आप, वैसे तो तीनों इक्विवेलेंट होते हैं, एक्स वाई और जेड तीनों इक्विवेलेंट है, बराबर है, लेकिन तीनों में से हमने एक ले लिया, जेड एक्सिस ले लिया, जेड, ये कन्वेंशन ही मान लिया, बाकी तो तीनों बराबर है। इसका मतलब 6 लिगेंड थे, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 बराबर लेंथ में है, तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा। इलोंगेटेड में मतलब ये वाला थोड़ा दूर हो गया, ये तो यही है, ये यहाँ से ये हो गया लंबा, और ये 2 लिगेंड थोड़े दूर हो गए, और कौन से एक्सिस से? जेड एक्सिस। तो अगर हम उसमें करेंगे इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रा में, तो जेड एक्सिस वाले की थोड़ी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि जेड जहां इन्वॉल्व हो रहा है वहां एनर्जी कम हो गई। तो यही स्प्लिटिंग कैसे हो जाएगी? ये जो 3 थे इसमें से 2 की तो हो गई कम, कौन से 2? डी वाई जेड और डी जेड एक्स। कौन से? जहां जेड का इन्वॉल्वमेंट है वाली पर्सन कम होगी, क्योंकि जेड एक्सिस से लिगेंड थोड़ा दूर हो गया, और एक्स वाई की थोड़ी इससे ज्यादा होगी, डी एक्स डी एक्स वाई की थोड़ी एवरेज से ज्यादा आ गई, और डी वाई जेड और जेड एक्स की एवरेज से थोड़ी कम हो। यहाँ भी वही है कि जो डी जेड स्क्वायर है उसकी तो थोड़ी कम हो गई, और जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की थोड़ी ज्यादा हो। दिस इज स्प्लिटिंग पैटर्न इन इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रा। इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रा में if a perfect octahedra is not there, distorted octahedra is there, जैसे अगर हम करें कोबाल्ट 6 अमोनियम, तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा है। सारे 6 के 6 अमोनिया कोबाल्ट से एक फिक्स लेंथ पे, 6 की 6 लेंथ बराबर है। लेकिन अगर हम करें कॉपर वाटर 4 SU सल्फेट वाटर, ये कॉपर हाइड्रेटेड वाटर, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड, 5 वाटर और 1 सल्फेट है, तो 4 तो वाटर लिगेंड है स्क्वायर प्लेनर पोजीशन में, और वैसे तो टेट्राहेड्रल में आएगा, और सल्फेट और वाटर के मॉलिक्यूल्स एक ऊपर और एक नीचे, तो इस तरह से बनेगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रा बोलते हैं उसको। इलोंगेटेड इसलिए कह रहे हैं कि वो एक एक्सिस की लेंथ बढ़ गई, तो ये स्प्लिटिंग पैटर्न होगा। और देखिए अगर फील्ड है टेट्राहेड्रल, या चलो इसी में स्क्वायर प्लेनर, अगर फील्ड है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर फील्ड में क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर फील्ड में अभी जो एक जेड एक्सिस ये थे आपके एक्स वाई और ये जेड, ये सारे बराबर है तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा, ये लाइन थोड़ी ज्यादा है तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रा, और अगर जेड एक्सिस से लिगेंड को बिल्कुल ही हटा दिया तो बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर, यानी कि जेड एक्सिस वाला लिगेंड तो बिल्कुल ही रिमूव हो गया, तो फिर जेड वाला और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा।
जेड वाला और ज्यादा स्टेबलाइज हो गया। दिस इज स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर। और ये जो गैप है लास्ट में, इस गैप को बोलते हैं डेल। लास्ट का गैप इसलिए करें क्योंकि ज्यादातर इसमें D8 होते हैं, तो D8 में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 7 1 2 3 4 हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 6 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7वां इसमें और 8वां इसमें, या 7वां 8वां इसी में पेयर अप, वो इस गैप पे डिपेंड करेगा। और अगर फील्ड है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल फील्ड है, टेट्राहेड्रल फील्ड का क्या मतलब, 4 लिगेंड में 109.5, तो एक्सिस कितने पे है, 90 पे, और लिगेंड टेट्राहेड्रल में कितने पे आ रहा है, 109.5 पे। ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर में तो क्या था, एक्सिस पे लिगेंड आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में भी 90 के एंगल है और एक्सिस भी 90 पे है। ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल 90 के हैं, एक्सिस भी 90 पे है, लिगेंड ऑर्बिटल भी 90 पे आ रहा है। टेट्राहेड्रल एक्सिस तो 90 पे है, एक्स वाई जेड, और टेट्राहेड्रल फील्ड में लिगेंड आ रहा है 109.5 पे, तो 90 पे है एक्सिस और लिगेंड है आपस में 109 पे, तो लिगेंड बीच वाले के पास ज्यादा नजदीक पहुंचेगा। डी के जो 5 ऑर्बिटल थे ना, 2 तो ऑन द एक्सिस और 3 बिटवीन द एक्सिस, 109 एंगल पे अगर लिगेंड आएगा तो वो बिटवीन द एक्सिस ज्यादा क्लोज पहुंचेगा, तो पैटर्न रिवर्स हो जाएगा जैसा इसमें था। टेट्राहेड्रल में पैटर्न क्या हो जाएगा, दिस इज 3 एंड दिस इज 2, दिस इज E एंड दिस इज T2। 3 वाले बोलते हैं T2 और 2 वाले बोलते हैं E। G यूज नहीं करते, G ऑक्टाहेड्रल के यूज करते। ये गया। अच्छा एक और बात है कि सेम लिगेंड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल फील्ड इज इक्वल टू नियर अबाउट 45% ऑफ स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 6 लिगेंड थे, 90 के एंगल पे थे। टेट्राहेड्रल फील्ड में 4 लिगेंड है, 109.5 के एंगल पे, और 109.5 पे कम रिपल्सन होगी 90 की बजाय, तो ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा रिपल्सन है और टेट्राहेड्रल में कम रिपल्सन है। कम रिपल्सन है तो स्प्लिटिंग भी कम होगी। सेम लिगेंड है, जैसे अमोनिया एक ही तरह का लिगेंड है, अगर एक ही मेटल है और उस मेटल में हम एक तो 4 लिगेंड लें और एक 6 लिगेंड लें, तो 6 लिगेंड ज्यादा स्प्लिटिंग करेंगे क्योंकि वो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करेंगे। तो जितना टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होती है वो लगभग ऑक्टाहेड्रल के 45% ही है, 4/9 टाइम्स एज ऑफ इन ऑक्टाहेड्रल ये स्प्लिटिंग। और इसको भी अगर आप उसी रेशियो में डिवाइड करो 2:3 में, तो उससे रिवर्स ही आपका आएगा। तो इस हिसाब से हम जैसे हम इसको ले सकते हैं टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5 है, यहाँ पे 5 है, 3 तो है 120 पे और एक है अवॉइड लो द प्लेन 90 पे। तो 90 वाला तो बिल्कुल ऑन द एक्सिस ही आ गया, 90 वाला तो ऑन द एक्सिस ही आ गया, और 3 है बिटवीन द एक्सिस। तो जो ऑन द एक्सिस आ गए उसकी तो एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी यहाँ डी जेड स्क्वायर की, क्यों, वहां तो ऑन द एक्सिस है, और सबसे कम होगी जहां एक्स वाई, क्योंकि जेड पे तो लिगेंड आ रहा है, तो जेड टी वाई जेड डी जेड एक्स, और कौन से बच गए डी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, ये बल्कि ये बिटवीन द एक्सिस है, ये ऑन द एक्सिस है, ये यहाँ है। दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड। सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल क्या है और स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या है, खासकर ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, इसमें तो कम से कम आना चाहिए। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग का क्या मतलब है? स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या है? ऑक्टाहेड्रल फील्ड में कैसे है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटिंग क्या है, स्क्वायर प्लेनर में स्प्लिटिंग क्या है, टेट्राहेड्रल में क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में किस तरह का स्प्लिटिंग है। और इसी से आपको पता चल जाएगा कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सी यूज होगी, इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा। फिर से एक बार मैं इसको आपको रिवाइज कर रहा हूं इसमें कि पहले देखो, जब पहले तो डी ऑर्बिटल, डी के 5 ऑर्बिटल है, पांचों डी जनरेट है, फ्री है, फाइन, किसी लिगेंड के फील्ड में नहीं है। अब क्या हुआ, लिगेंड का फील्ड आ गया। लिगेंड का फील्ड आने से क्या हुआ, लिगेंड का फील्ड आने से लिगेंड सेंट्रल एटम के अप्रोच पास पहुंच गया अपना लोन पेयर डोनेट करने के लिए। उससे जो सेंट्रल एटम का है -1d ऑर्बिटल और लिगेंड में रिपल्सन हो गई। जहां रिपल्सन ज्यादा होगी वहां ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, कम रिपल्सन होगी वहां कम बढ़ेगी सभी की, लेकिन बराबर नहीं बढ़ेगी। उस वजह से स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल हो गई। और जब स्प्लिटिंग हो गया तो स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा कंपाउंड के कोऑर्डिनेशन नंबर पे। और ये स्प्लिटिंग के गैप क्या होंगे ये डिपेंड करेगा सेंट्रल एटम पे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे, लिगेंड के नंबर पे, वो आगे करेंगे हम, द फैक्टर ऑन विच स्प्लिटिंग अमाउंट डिपेंड। अब अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो क्या हुआ, जो बिटवीन द एक्सिस है वहां तो लिगेंड कम पहुंचा और ऑन द एक्सिस ज्यादा, तो ये स्प्लिटिंग हो गया। इसको हम बोलते हैं इजी, इस नीचे वाले सेट को बोल देते हैं T2G। T2G कम एनर्जी का सेट है, इजी ज्यादा एनर्जी का सेट है, ये स्प्लिटिंग हो गई। इस स्प्लिटिंग को हम मान देते हैं 10 DQ में, पर इलेक्ट्रॉन DQ एनर्जी ले लेते हैं। एक इलेक्ट्रॉन DQ एनर्जी से स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज हो रहा है एवरेज के कंपैरिजन में। स्टेबलाइजेशन या डिस्टेबलाइजेशन कैसे देखेंगे, एवरेज में, एवरेज से कम है तो स्टेबलाइजेशन और एवरेज से ज्यादा है तो डिस्टेबलाइजेशन। तो पर ऑर्बिटल 4 DQ आता है या 6 DQ आता है। अगर डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रा है यानी कि एक एक्सिस में थोड़ा बढ़ गया, इलोंगेशन हो गया, तो एक में थोड़ा जो जेड एक्सिस है वो थोड़ा दूर हो गया, तो जेड एक्सिस में रिपल्सन थोड़ी कम हो जाएगी, तो जेड जहां इन्वॉल्व हो रहा है उसकी एनर्जी कम, इन दोनों में से जेड की कम और इन दोनों में से एक्स वाई की कम, इसमें वाई जेड और जेड एक्स की। और अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स लोगे तो जेड बिल्कुल ही हट गया, तो जेड वाला और ज्यादा स्टेबलाइज हो गया और एक्स वाई स्क्वायर मैक्सिमम हो गया। और अगर टेट्राहेड्रल है तो रिवर्स हो गया। टेट्राहेड्रल में रिवर्स क्यों हो गया, टेट्राहेड्रल में एंगल होता है 109.5 का। 109.5 का एंगल का क्या मतलब है, 109.5 का मतलब हुआ बिटवीन द एक्सिस लिगेंड ज्यादा क्लोज पहुंचेगा, और जब बिटवीन द एक्सिस ज्यादा क्लोज होगा तो बिटवीन द एक्सिस वाले जो 3 ऑर्बिटल है एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, उनमें ज्यादा रिपल्सन होगी तो उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो 3 तो 120 पे है, वो तो बिटवीन द एक्सिस अप्रोच ज्यादा करेंगे, लेकिन एक तो ऑन द एक्सिस ही कर देगा, तो ऑन द एक्सिस वाले में रिपल्सन सबसे ज्यादा और बिटवीन द एक्सिस वाले में थोड़ा कम रिपल्सन होगी, लेकिन ऑन द एक्सिस सबसे ज्यादा। अब आ जाओ हाइब्रिडाइजेशन पे कि कौन कैसे यूज करेगा। अब आप ये देखो, ये अब मान लिया आपका ये है, ये अभी करेंगे हम एक एक।
एक में गैप ऑक्टाहेड्रल है मान लिया, एक में गैप कम है, एक में गैप ज्यादा है, और कोई D6 है, D6, तो यहां कैसे आएगा 1 2 3, ये n-1D है, तो यहां है D 6 1 2 3, अब फोर्थ या तो पेयर अप हो या ऊपर जाए, तो ये गैप कम है तो ऊपर चला जाएगा, अब 6 तो फिर पेयर अप ही होगा, और अगर गैप ज्यादा है तो 1 2 3, गैप ज्यादा है तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे पेयर अप हो जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, डाया बन गया, ऐसे हुए तो 4 अनपेयर्ड हो गए, पैरा हो गए। तो यहां पे तो सीधा सीधा क्लियर है, वहां हम क्या कर रहे थे, ऐसे ले रहे थे D6, 1 2 3 4 5 6, कुछ लिगेंड में वापस पेयर अप करवा देते थे, कुछ में नहीं करवाते थे। तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि जब डीजनरेट ऑर्बिटल है तो हॉर्न्स रूल को क्यों डिसओबे किया जा रहा है, क्योंकि हॉर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी तो कहता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल में जब तक वो सिंगली ऑक्युपाइड नहीं होंगे पेयर अप नहीं होंगे, या सिंगली ऑक्युपाइड किए बिना या पेयर अप कर रहे थे। लेकिन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्लियर हो गया कि वो डीजनरेट है ही नहीं, क्योंकि हॉर्न्स रूल तो अप्लाई होता है डीजनरेट पे, जब वो डीजनरेट नहीं है, स्प्लिटिंग हो गया, तो इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा जहां एनर्जी कम है। अब अगर ऐसा हुआ तो ये डी ऑर्बिटल खाली है नहीं बॉन्डिंग के लिए, जब ये डी ऑर्बिटल खाली नहीं है बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि डायरेक्टिव बॉन्ड बनाने के लिए तो खाली ऑर्बिटल चाहिए, तो ये n-1d तो हो नहीं सकता यूज, तो फिर Nd यूज होगा और आयोडाइजेशन होगी sp3d2, और ऐसी सिचुएशन आई तो आउटर ऑर्बिटल बनेगा। हम वहां पे कहते थे कि हम बाहर वाला ऑर्बिटल यूज कर लेंगे, हम इसको पेयर अप करवाते ही नहीं थे और बाहर का यूज कर देते थे sp3d2, sp3d2। लेकिन अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का यहां मतलब हो गया जो ज्यादा स्प्लिटिंग कर रहा है, सेंट्रल एटम के ज्यादा क्लोज चला गया, ज्यादा रिवर्सन कर रहा है, तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा हो गया। ये स्प्लिटिंग इतना ज्यादा हो गया कि ऊपर वाले सेट में ईजी सेट में जाने की बजाय वो T2C में वापस पेयर अप होता है, पेयरिंग से कम रिपल्सन क्रिएट हो रही है और ऊपर ज्यादा होती है, तो ऊपर नहीं जाता, पेयर अप हो गया, और जब पेयर अप हो गया ये खाली है, जब ये खाली है तो फिर आगे वाले क्यों यूज होंगे, जब n-1d खाली है तो Nd क्यों यूज होगा, तो बनेगा D2sp3। तो हम वहां क्या करते थे, इनको पेयर अप करवा देते थे और ये वाले खाली करवा देते थे, लेकिन रीजन नहीं था कोई, यह रीजन क्लियर है, पेयरिंग से ज्यादा अगर स्प्लिटिंग है तो पेयर अप हो जाएगा, और स्प्लिटिंग कम है पेयरिंग ज्यादा है तो फिर ऊपर जाएगा, इजी। यहां हम उसको लो स्पिन और हाई स्पिन कहेंगे, वहां उनको इनर ऑर्बिटल और आउटर, इसको हम क्या कह रहे थे आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि आउटर डी यूज हो रहा था, इसको कह रहे थे इनर डी ऑर्बिटल क्योंकि इनर यूज हो रहा है। अब हम इनको कहते हैं हाई स्पिन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इनको कहते हैं लो स्पिन, कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पहले हम आउटर ऑर्बिटल कह रहे थे, अब उनको हम हाई स्पिन कहेंगे, और जिनको हम इनर ऑर्बिटल कह रहे थे उनको हम लो स्पिन कहेंगे, और इसका रीजन सीधा सा है, अगर स्प्लिटिंग गैप ज्यादा है पेयरिंग से तो लो स्पिन का बनेगा, यानी कि इनर ऑर्बिटल बनेगा, और स्प्लिटिंग गैप कम है पेयरिंग से तो हाई स्पिन का बनेगा, यानी कि आउटर ऑर्बिटल बनेगा। करेंगे एक एक कंपाउंड को लेके। तो अब अगर हाइब्रिडाइजेशन यूज होगी इसमें D2sp3, तो D के कौन से दो यूज होंगे, D के ये दो यूज होंगे, क्योंकि खाली तो ये है, और ये कौन से हैं, ये है D। तो अगर आपकी हाइब्रिडाइजेशन है उनसे sp3d2 या D2sp3, तो D का कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, dx² - y² और dz², खाली ये दो है, ये वाला। अब आप आ जाओ टेट्राहेड्रल में तो होता है sp3 है, स्क्वायर प्लेनर में आ जाओ sp3 है,
8 का कर लेते हैं स्क्वायर प्लेनर में D8, ये 2D के ऑर्बिटल कौन से हैं, D YZ और D ZX, और ये D Z स्क्वायर, और ये D XY, और ये D X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर। स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग पैटर्न ये है, और स्क्वायर प्लेनर में ज्यादातर जो बात आती है वो D8 की आती है। D8 1 2 3 4 D8, और ये 4S 4P 4D। अब देखो D8 में 1 2 3 4 5 6 तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब D7 यहां 3 तो पेयर हो गए, 1 2 3 तो पेयर हो गए, ये तो नहीं है 3 पेयर। अब D7 यहां, और मान लिया ये गैप कम है, इसको बोलते हैं डेल, तो D7 यहां D8 यहां गैप कम है, तो D7 यहां D8 यहां, तो ऐसे में ये वाला D तो ऑर्बिटल में यूज हो नहीं पाएगा बॉन्डिंग में, और जब ये यूज नहीं होगा तो फिर कौन सा यूज होगा, S और P, तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसी अगर केस रही तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी sp3 और सेम बनेगी फिर टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल में फिर स्प्लिटिंग पैटर्न ये आ जाएगा। इसका मतलब ये गैप कम है, इसीलिए हम sp3 को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लेते हैं, क्योंकि अंदर वाला D यूज नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में ये गैप ज्यादा है, अगर लिगैंड स्ट्रॉन्ग है 2 4 6, और ये गैप है आपका डेल, और ये है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और ये dx D6 D7 D8 यहां जाने की बजाय, क्योंकि गैप ज्यादा है, यहां जाने की बजाय पेयर अप हो गया, यहां जाने की बजाय पेयर अप हो गया। वहां तो हम जबरदस्ती पेयर करवा रहे थे विदाउट रीजन, और इस D का यूज करवा के हाइब्रिडाइजेशन कर देते थे DsP2। अब यहां तो क्लियर है, इस ये खाली है, जब ये खाली है तो आगे वाला यूज क्यों होगा, फिर हाइब्रिडाइजेशन आएगी DsP2। तो अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, या जो अमोनिया में टीकिन ने जो दिया था sp2d जो बड़ा एक्सेप्शनल है, तो वहां पे D का ऑर्बिटल यूज होगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और अगर हम बात करें, ये समझ में आ जाना चाहिए इसमें कि भाई अगर खाली होगा तो D के ये 2 ऑर्बिटल खाली होंगे ऑक्टाहेड्रल में इनर के, तो ये 2 खाली होने का मतलब हुआ dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कोई यूज होगा तो ये वाला यूज होगा फिर बॉन्डिंग में, लास्ट वाला DsP2 में, तो फिर D का यूज होगा dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और अगर आप बात करते हो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5 में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5 में क्या है, लास्ट आपका है dz स्क्वायर, dz स्क्वायर ये, और नीचे आपका dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और कौन कौन से dyz और dzx और dx। क्या होगा इसमें, ये गैप डिसाइड करेगा वही।
ये मान लिया है 3D 4S 4P और D। भाई इसमें 5 में तो हो सकती है, या तो sp3d या dsp3। अगर sp3d है तो बार वाला d यूज हो रहा है। बार वाला d यूज कब होगा? जब जैसे ये होता है स्प्लिटिंग गैप कम है, ये है जैसे D8 है, या अगर ऐसा भी हो जाएगा तो फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर तो गैप का कोई चक्कर ही नहीं है। कम हो या ज्यादा हो, जब D10 ही हो गया तो बात ही अलग हो गई। लेकिन D8 में देखो, D8 में अब इसमें क्या होगा कि इस ऐसे केस में बाहर वाला D यूज होगा sp3d और से बन जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन अगर और फिर उसमें जो यूज होना है ना इसमें sp3d में, तो फिर ये वाला यूज होगा फिर dx स्क्वायर sp3d में d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो फिर शेप बनेगी स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन अगर ये गैप ज्यादा है और इस बात की पॉसिबिलिटी है तो फिर ये वाला d यूज होगा हमने, तो फिर dsp3 बनेगा और फिर होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है तो फिर d का यूज होगा dz स्क्वायर। हालांकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि कौन सा ऑर्बिटल कब यूज होगा, लेकिन उसका रीजन मैंने पूर्ण थ्योरी में नहीं था। अब अगर आप याद देखो, यानी कि ऐसे नहीं है sp3d2 है या d2 sp3, sp2d है या dsp2, sp3d है या dsp3। तो ऐसा नहीं है कि आप d का कोई भी बता दो कि d के 5 ऑर्बिटल है तो पांचों में से कोई भी यूज हो रहा है। ऐसा है तो d के कौन से दो, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ऐसा है तो कौन सा d, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ऐसा है तो कौन सा d, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और ऐसा है तो कौन सा d, dz स्क्वायर। तो d के दो ऑर्बिटल ही यूज होते हैं, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर या फिर dz स्क्वायर या फिर दोनों। नॉर्मली क्योंकि ऑन द एक्सिस वाले ही खाली होते हैं, ऑन द एक्सिस पे ज्यादा रिफ्लेक्शन होती है। और ये जो स्प्लिटिंग पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे 1 घंटे में हमने किया है कि भाई जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो क्या कहती है। अभी इसका जो एप्लीकेशन है वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी सिर्फ आपको ये करना है कि हाउ स्प्लिटिंग टेक प्लेस इन d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसे हो गई, स्प्लिटिंग इन d ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग इन d ऑर्बिटल का मतलब हुआ कि जब लिगेंड सेंट्रल एटम के पास अप्रोच करता है, जब लिगेंड सेंट्रल एटम के पास अप्रोच करता है तो d की जो डीजेनरेसी है d ऑर्बिटल की, वो डीजेनरेसी कैसे लॉस हो रही है, और वो जो लॉस इन डीजेनरेसी है उसका पैटर्न क्या है वो समझ में आना बहुत जरूरी है। वो ऑक्टाहेड्रल में अलग है, स्क्वायर प्लेनर में अलग है और अलग अलग में अलग अलग आपका आएगा। सो दिस इज अबाउट द स्प्लिटिंग इन d ऑर्बिटल। यानी कि अभी हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पूरा नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ ये किया है कि व्हाट इज मीन बाय स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग कैसे होता है और स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या है, वो सारा किया है। अगले लेक्चर में हम इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को अप्लाई करें। थैंक यू।